नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, समायोजन के संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का एक आदेश आया है और इस आदेश में स्पष्ट बताया गया है कि समायोजन में कौन सरप्लस होगा, कौन उठेगा, क्या नियम होंगे। विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दिए गए हैं। ये 16/8/2024 का आदेश है और इसका विषय है शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन के संबंध में। देखिए, विस्तृत दिशा निर्देश हैं, क्या क्या हैं। देखिए, महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद कार्यालय की पत्र संख्या दी गई है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शैक्षिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन की कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश प्रेषित किए गए हैं। देखिए, इसमें दिया गया है परिषद के पत्र दिनांक 12/8/2024 द्वारा दिनांक 16/8/2024 से 17/8/2024 तक आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची और सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉग किए जाने की कार्रवाई किया जाना निर्धारित है। उक्त सूची राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल दिया गया है https://interdistricttransfer.upsdc.go.in पर प्रदर्शित की गई है, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड समायोजन #2024 से लॉगिन किया जा सकेगा। उक्त पासवर्ड प्रथम लॉगिन के उपरांत परिवर्तित किया जाना अनिवार्य होगा। देखिए, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची और सरप्लस शिक्षकों की सूची का परीक्षण निम्नवत प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है। देखिए, इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सभी विद्यालयों को। पहला है शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय, जहां पर नामांकन शून्य हुआ है या जहां पर बच्चे नहीं हैं, वहां पर सरप्लस और डेफिसिट सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापकों को चिन्हांकन किया जाना है। देखिए, जहाँ पर शून्य है, हालांकि ऐसे तो विद्यालय नहीं हैं, बहुत मामूली कोई 1-2 हो तो अलग बात है। विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षा मित्र कार्य है, यानी ऐसे विद्यालयों में अगर पहले से कोई शिक्षा मित्र कार्यरत है तो विद्यालय में कार्यरत सभी, चाहे सहायक अध्यापक हो और प्रधान अध्यापक हो, उनको सरप्लस माना गया है। केवल उसमें शिक्षा मित्र ही रहेंगे ऐसे विद्यालयों में जहाँ पर शून्य नामांकन है। अगर वहाँ पर शिक्षा मित्र कार्यरत है तो बाकी सभी को वहाँ से उठाया जाएगा। दूसरा, विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षा मित्र कार्य नहीं है, ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पर शिक्षा मित्र नहीं है, तो विद्यालय में कार्यरत जितने भी सहायक अध्यापक हैं या प्रधान अध्यापक हैं, उनमें एक वरिष्ठतम को छोड़ते हुए से सभी सहायक अध्यापक / प्रधान अध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। केवल वहाँ पर एक को अध्यापक को छोड़ा जाएगा। तथा विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है, केवल प्रधान अध्यापक है, तो एक वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक को छोड़ते हुए शेष प्रधान अध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। देखिए, जहाँ पर शून्य नामांकन है। विद्यालय जहाँ पूर्व में एक शिक्षक है, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक कार्यरत हैं, तो विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जाएगा। मान लें वहाँ पहले से ही, तो उसमें कोई कमी नहीं, केवल एक ही शिक्षक वहाँ पर रहेगा। विद्यालय जहाँ पूर्व में 0 शिक्षक, यानी शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक जोड़कर कोई भी नहीं है, वहाँ पे शिक्षक भी 0, बच्चे भी 0, तो वहाँ पर विद्यालय को डेफिसिट माना जाएगा और एक सहायक अध्यापक की वैकेंसी वहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। ये तो बात हुई वहाँ की जहाँ पर शून्य नामांकन है, हालांकि ऐसे विद्यालय नहीं हैं। अब मेन पॉइंट है हमारा ये कि देखिए, ये है दूसरा पॉइंट जो समझने लायक है कि जहाँ एक से अधिक नामांकन है, प्राथमिक विद्यालयों में RTE मानक के अनुसार डेफिसिट वेदर सरप्लस प्राथमिक चिन्हांकन। देखिए, इसमें जो है एक पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके सामने लिखा है HTPS हेडमास्टर प्राइमरी के या AT जूनियर कैडर के कॉलम में अंकित शिक्षक संख्या प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर है, वहाँ पर प्रधानाध्यापक माना गया है उसको। तो इसमें डेफिसिट का चिन्हांकन किस तरह से करेंगे कि वहाँ पर कमी है, किस तरह से करेंगे। विद्यालय जहाँ पर
150 से अधिक नामांकन है। देखिए ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, या तो 150 से ज़्यादा नामांकन होंगे या 0 से 150 के बीच में नामांकन होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 150 से अधिक नामांकन वालों की। तो वहाँ प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत अगर नहीं है तो ऐसे विद्यालय को डेफिसिट माना जाएगा और वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय की वैकेंसी प्रदर्शित की जाएगी। अगर वहाँ 150 से अधिक बालक हैं तो वहाँ पर एक वैकेंसी दिखानी पड़ेगी प्रधानाध्यापक की। अब बात करते हैं सरप्लस प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन किस तरह किया जाएगा। विद्यालय जहाँ पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक, ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं, तो वहाँ एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़ते हुए शेष प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय को सरप्लस माना जाएगा। वहाँ पर अब ये तो कैटेगरी थी वो जहाँ पर 150 से ज़्यादा नामांकन है। अब बात करते हैं उन विद्यालयों की जहाँ पर 0 से अधिक है और 150 से कम नामांकन है। ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पर ज़्यादातर इसी कैटेगरी में हमारे विद्यालय आते हैं कि 0 से अधिक और 150 से कम नामांकन है। तो वहाँ पर कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक, जितने भी प्रधानाध्यापक वहाँ पर कार्यरत हैं, उनको सरप्लस माना जाएगा, यानी कि उनको वहाँ से हटाने की संभावना है, वे सरप्लस में आ गए। अब प्रधानाध्यापक प्राथमिक वैकेंसी को किस तरह से भरा जाएगा। अब देखिए, अब जहाँ पर प्राथमिक स्तर पर वैकेंसी हैं उसको किस तरह से भरा जाना है। 0 नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ पर 0 नामांकन था और वहाँ पर सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक था, पहले उन सभी का प्राथमिक स्तर पर जनपद स्तर पूल बनाया जाएगा, यानी कि उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। सर्वप्रथम इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक वैकेंसी के पद समायोजन किया जाएगा। तो पहले जो समायोजन होगा वो वहाँ से होगा जहाँ से हमने प्रधानाध्यापक उठाए हैं 0 नामांकन वालों के। अब तो वैकेंसी क्या, अच्छा उसके बाद ये प्रक्रिया हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत जनपद स्तर प्रधानाध्यापक प्राथमिक वैकेंसी रह जाती है, अगर ऐसा करने के बाद भी वैकेंसी रह जाती है तो एक से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों जहां पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं तो फिर उनको उठाया जाएगा। में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के समायोजन किया जाएगा। उसके बाद अब तीसरी बारी आई, भाई जहाँ पे एक से ज़्यादा थे उनमें से भी उठा लिए। अब तीसरी बारी आई, यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत भी जनपद पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है तो उसके बाद क्या करेंगे, 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों जहाँ पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक द्वारा जनपदवार पूल बनाया जाएगा। उनका फिर पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा। तो ये प्रधानाध्यापक की बात है। तो प्रधानाध्यापक 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए और उनका पूल बनाया जाएगा जिस तरह से वैकेंसी फिलअप करनी है। अब बात करते हैं एक से अधिक नामांकन वाले, अब सहायक अध्यापक की बात करते हैं जहां एक से अधिक नामांकन है। आरटी मानक के अनुसार डेफिसिट और सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का चिन्हांकन करना है। विद्यालयवार आरटीई मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करना है। पहले तो कि कितने सहायक अध्यापकों की हमें ज़रूरत है जनपद में। विद्यालयवार आरटीई मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता से अधिक कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या के बराबर कनिष्ठतम सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। जितनी भी वैकेंसी हैं और उनके बराबर हमें लेने हैं। सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक, देखिए सरप्लस जो सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या डेफिसिट जितनी भी कमी है पदों की संख्या से अधिक होने पर, मान लीजिए सरप्लस शिक्षक हमारे ज़्यादा हो गए और कमी हमें ज़रूरत है हमें कम की, तो क्या करेंगे,
डेफिसिट पदों की संख्या के बराबर समायोजन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब उनमें से किसको लें, बात ये आती है कि उनमें से जो सरप्लस की हमने लिस्ट बनाई उसमें से किसको लेना है। तो सरप्लस की संख्या डेफिसिट विद्यालय के पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में रिक्तियों हेतु विद्यालय का चयन डेफिसिट विद्यालय की सूची में निम्न। अगर मान लीजिए एक कंडीशन वो भी आ सकती है कि सरप्लस की संख्या जो है डेफिसिट पदों की संख्या से कम हो सकती है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे, जहाँ पर शून्य शिक्षक हैं या शून्य शिक्षा मित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 2-2 शिक्षक वहाँ पर भेजे जाएंगे। उसके बाद शून्य शिक्षक है लेकिन परंतु शिक्षा मित्र कार्यरत है, छात्र नामांकन अनुसार घटते क्रम में वहाँ पे 1-1 शिक्षक भेजा जाएगा। एक शिक्षक और शून्य शिक्षा मित्र वाले विद्यालय में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक भेजा जाएगा। उसके बाद एक शिक्षक परंतु शिक्षा मित्र और एक शिक्षा मित्र कार्यरत में छात्र नामांकन के अनुसार 1-1 शिक्षक भेजा जाएगा। तत्पश्चात RTE मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक भेजा जाएगा। तत्पश्चात RTE मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 अतिरिक्त शिक्षक। उपरोक्त कार्रवाई सरप्लस सहायक प्राथमिक स्तर की उपलब्ध संख्या के समायोजित होने तक की जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा से 1-1 शिक्षक भेजा जाएगा वहाँ पर, जब तक कि वे जितने भी समायोजित शिक्षक हैं उनको फिट न कर दिया जाए अपने विद्यालयों में। अब देखिए, सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर हेतु रिक्तियों की संख्या यथासंभव कोशिश यही रहेगी, सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक से 5 से अधिक का चिन्हांकन किया जाना है। 5 से ज़्यादा लेने हैं। मान लीजिए सरप्लस हो गए हमारे शिक्षक 200, तो वैकेंसी दिखानी पड़ेंगी 205। विद्यालय आवंटन प्राप्त विकल्प निम्न क्रम में किया जाएगा। अब क्रम क्या होगा, सबसे पहले जो दिव्यांग महिला होगी उनमें वरिष्ठ को लिया जाएगा, फिर उससे कनिष्ठ को, सबसे पहले दिव्यांग महिलाओं को समायोजन किया जाएगा। उसके बाद दिव्यांग पुरुष वरिष्ठता के क्रम में लिए जाएंगे। उसके बाद शेष महिला वरिष्ठता के क्रम में ली जाएंगी और उसके बाद शेष पुरुष वरिष्ठता के क्रम में लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये समायोजन की कार्यवाही होगी। काफ़ी अच्छे निर्देश प्रेषित किए गए हैं। देखिए समायोजन कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें बहुत अड़चन आ रही हैं। कहीं पर शिक्षक कोर्ट में चले जाते हैं अगर उनका हित प्रभावित होता है। तो देखिए निर्देश दिए गए हैं, देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।